जय हिंद साथियों, पुनः हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 80 तक भारतेंदु द्वीप के नाटककार हैं। तो भारतेंदु द्वीप के नाटककार आप लोग श्रीनिवास दास को देख चुके थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 81 से आज प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो प्रश्न नंबर 81 का डी विकल्प होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। पुन्नालाल बख्शी की अन्य कृतियां हैं विश्व साहित्य एवं हिंदी कथा साहित्य। याद रखिएगा, अन्य है ये है हिंदी साहित्य विमर्श। इनकी अन्य रचना है विश्व हिंदी साहित्य और एक है हिंदी साहित्य यानी हिंदी कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। तो दूसरे ताजमहल की लेखिका हैं, प्रश्न नंबर 82 का आंसर आपका होगा नासिरा शर्मा है। नासिरा शर्मा की अन्य कृतियां हैं सालमली, वापसी, सरजमीन आदि। आह में धातु है, आह में धातु है। प्रश्न नंबर 83 का आपका उत्तर होगा आह में ब्रू धातु है, यानी बी विकल्प सही है। तथा तीय को रल आदेश होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? पुष्प, प्रसून, सांप, ब्याल। तो सांप ब्याल तो का सही है। प्रश्न नंबर 84 का डी होगा जो मार्ग केतु क्या है? युग्म गलत है। केतु झंडा का पर्याय है। यहाँ दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 है, रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? सह, उपवसति। तो इसका होगा आपका, देखिए, गुरुकुलम होगा, गुरुकुलेन होगा, गुरुकुलाय होगा या गुरुकुलेय होगा। तो 85 का आपका ए होगा। गुरुकुलम क्या होगा? गुरुकुलम। अगला प्रश्न है 86, हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका डी होगा वयम वेदम पठाम। हम सब हैं, वयम होगा, वेदम पठाम। हिंदी साहित्य में कितनी बोलियां हैं? प्रश्न नंबर 87 का है, हिंदी साहित्य में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी साहित्य में 5 उपभाषाएं होती हैं। 5 उपभाषा है। अब 5 की उपभाषा के अंतर्गत लगभग 18 बोलियां बोली जाती हैं। 5 उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कनौजी और हरियाणवी, यानी बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। 5 बोलियां हैं। सॉरी, कहाँ गया? बांगरू है। ये 5 उपभाषाएं खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और बांगरू,
कनौजी, और उनकी 18 बोलियां बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 88, कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो प्रश्न नंबर 88 का आपका उत्तर होगा बी, कनौजी होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं: खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, कनौजी एवं हरियाणवी यानी बांगरू। आगे है प्रश्न नंबर 89, रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो रसखान तो अधिकांश का ब्रजभाषा में है, लेकिन सबकी मुख्यतः कौन सी भाषा होती थी? तो प्रश्न नंबर आपका 89 का होगा ब्रजभाषा। कौन है ब्रजभाषा में? यानी अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी बोली है? तो मांडियाली है, बांगरू है, या कौरवी है, हाड़ौती है? तो इसमें से प्रश्न नंबर 90 का ई विकल्प होगा मांडियाली। ये क्या है? मंडी जिले में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बोली जाती है, पहाड़ी बोली से प्रचलित है, इसलिए इसको मंडियाली एक कहा जाता है। मंडियाली एक पहाड़ी भाषा है। प्रश्न नंबर 91 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है अंबर, नीला है अंबर शब्द में, नीला है जो अंबर शब्द में कर्मधारय समास है। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी नीला और अंबर दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं। पूर्व पद विशेषण होता है, यानी अंबर कई विशेषता है नीला। यह उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृतम यानी वचन विग्रह करा है, वचन रूपी अमृत रूपी वचन, यानी इसमें क्या होगा? 92 का वचन रूपी अमृत होगा, वचन और अमृत होगा, या वचन रूपी अमृत होगा? तो यहाँ वचन रूपी अमृत, वचनामृत है, वचन रूपी अमृत, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। वचन रूपी अमृत है, इसमें भी क्या है? कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 93 दिया है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। 5 अंगुली घी में होना, 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो इसमें होगा आपका ए होगा 5 अंगुलियां घी में, अर्थात लाभ ही लाभ होगा। अगला प्रश्न है, मुहावरा आंखें खोल देना का अर्थ है भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, या अंधकार दूर करना। तो आपका यहाँ भी होगा भ्रम को दूर करना। 94 का ए विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 95, हम देखेंगे बोलती प्रतिमा किसकी कृति, बोलती प्रतिमा किस कृति किस प्रकार की विधा का है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, निबंध है, या जीवनी है? तो 95 प्रश्न बोलती प्रतिमा एक रेखाचित्र है। इसके रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। इसका प्रकाशन लगभग 1937 में हुआ था। प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो काव्य ग्रंथ नहीं पूछा गया है 96 का। तो वैदेही वनवास और
रसपथिक, मैथिलिक द्वस, भारत भारती, ये खंड काव्य हैं। काव्य ग्रंथ नहीं, तो ये तीनों क्या हैं? खंड काव्य हैं। जबकि रसज्ञ रंजन एक मौलिक गद्य रचना है, अर्थात ये काव्य नहीं है। वैदेही वनवास के लेखक हैं हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। वैदेही वनवास के राम नरेश हैं। पथिक के रचनाकार मैथिली गुप्त द्वारा भारत भारती लिखा गया, यानी ये है क्या है? रसज्ञ रंजन एक गद्य विधा है। कौन सी विधा है? गद्य विधा है। इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होगा। स्वयंभू की कृति का नाम है, तो उनकी कृति का नाम है आपका 97 का डी विकल्प होगा पौम चरित। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सुरसागर, विद्यापति, पदावली, भ्रमरी गीत या वीजक? तो यहाँ विद्यापति पदावली जो है ये आदिकाल की रचना है। ये विद्यापति द्वारा रचित भी है। प्रश्न नंबर 99 दिया है, पुरानी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा या मानक भाषा, पश्चिमी भाषा या साहित्यिक भाषा? तो प्रश्न नंबर 99 का ही होगा हिंदुस्तानी भाषा, यानी भाषा हिंदुस्तानी भाषा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो मरवाड़ी है, मेवाती है और मालवी है। ये तीनों राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं, जबकि ये बुंदेलखंड अर्थात उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से बोली जाती है। ये हिंदी भाषा आप ऊपर पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। जो बुंदेली है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 101, जिह्वा के आधार पर स्वर तीन होते हैं। एक अग्रभाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ है लेकिन स्वर नहीं है, तो इसमें आपका होगा 102 का प्रश्न विकल्प डी, यानी ओ मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर आ बड़ी छोटा ऊ है, जबकि ओ अ और ऊ का संयुक्त अक्षर है, यानी अ प्लस ओ मिलकर के बना है ओ। मैं पुण्य जिन गुरु कथा सूकर खेत, यह कथन किस कविता का है? किस कविता का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास? जबकि यहाँ पे होना चाहिए किस कवि का है। किस कविता का लिखा गया है, चूँकि यहाँ होना चाहिए किस कवि का है। तो चलिए, तो इसको हम जानेंगे कि ये विकल्प एक उत्तर होगा। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने मैं पुण्य निज गुरु कथा सूकर खेत कथन में तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सूकर खेत का वर्णन किया है। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो देखिए भैया, जहाँ युद्ध हुआ होगा उसमें होगा, जिस कांड में युद्ध मिलेगा तो उसमें मिलेगा, यानी ये विकल्प होगा अरण्य कांड और लंका कांड में। प्रेमाख्यान काव्य
परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? चंदाय, मृगावती, पद्मावती या मधुमालती? मृगावती, पद्मावती, इसमें से चारों हैं, चारों का क्रम चेंज किया गया है। अब इसमें से कौन सही क्रम में है, यही हमको ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर 105 का भी ये होगा, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती ये क्रम से हैं। सही क्रम है प्रश्न नंबर 105 का ए। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह है चंदबरदाई की। हानुस नाटक के नाटककार कौन हैं? कुसुम कुमार है, रमेश बख्शी है, मोहन राकेश है या भीष्म साहनी है? तो प्रश्न नंबर 107 का सही होगा भीष्म साहनी। हानुस नाटक के नाटककार भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी ने 6 नाटकों की रचना की है। कितने नाटकों की रचना की है? 6। जो इसमें हानुस है, क्या है? हानुस है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी है, मुआवजे हैं, रंग दे बसंती चोला तथा आलमगीर। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भाम ने किया था, रुद्रट ने किया था, आनंदवर्धन ने किया था या अभिनव गुप्त ने किया था? तो प्रश्न नंबर 108 का डी होगा, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने रस को नाटक तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा था। ये भी बन सकता है कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा? तो अभिनव गुप्ता ने कहा। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो प्रश्न नंबर 109 का होगा डी, काव्यालिंग। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पर कारण माला होता है। और वहाँ पे माल, दीपक और एकावली अलंकार होता है। अतः काव्यालिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 102, स्पर्श 10 है। स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण भी है, अघोष भी है, कंठ भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। तो आपका प्रश्न नंबर 110 का उत्तर होगा ख। क्या होगा? ख, महाप्राण होता है। महाप्राण, अब इसे अघोष और महाप्राण है तो महाप्राण जहाँ होगा वहाँ अघोष होगा। तो आपको ख उत्तर मिला। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 110। इसमें देख लीजिए थोड़ा और दिया है। ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ व्यंजन भी, कंठ ध्वनि भी है और अघोष महाप्राण ध्वनि भी है। स्पर्श व्यंजन आप जानते ही होंगे 25 इनकी संख्या होती है, 5 वर्गों में होते। क, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं। क वर्ण, जो ख वर्ण है, क वर्ग से संबंधित है। तो ये कंठ व्यंजन भी होते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि है, दांत से और ओष्ठ से, जिसमें दांत, जिसका उच्चारण करने पर दंत और ओष्ठ का दोनों का उपयोग होता है, उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो इसका ये विकल्प होगा और वह होगा उत्तर वह क्या है? दंतोष्ठ है। अब यहाँ फ क्या है? तो ओष्ठ है। र क्या है? तो मूर्धन्य है। और य क्या है? तो तालव्य है। अब यहाँ एक पंक्ति दिया है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है?
तो इसमें है वियोग रस। क्या है? वियोग रस, यानी वियोग श्रृंगार रस है। इसमें ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। यशोधरा से ली गई है। किससे ली गई? यशोधरा से ली गई है। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं। तो सूफी काव्य के प्रथम रचयिता हैं अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 14 है, 114 है, जंगल के जीव के रचनाकर कौन है? तो जंगल जीव एक रचना है, संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। इसके रचनाकर श्री राम शर्मा हैं। कौन है? श्री राम शर्मा हैं। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्ण सोबती द्वारा रचित है? तो प्रश्न नंबर 115 का है, ये विकल्प सही है। ये विकल्प सही है। हम हसमत। अगला प्रश्न है, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव एक रसवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, और है शब्द का काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देवयामा प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 117 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो इसमें आपका 117 का होगा सी पुनर्वा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, लिखित है। प्रश्न नंबर 117, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक हैं या महादेवी वर्मा हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 118 बी है, राम महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, रसज्ञ रंजन है, अतीत स्मृति है, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य आदि। प्रश्न नंबर 119 है, सुदामा चरित के लेखक हैं। तो सुदामा चरित के लेखक हैं आपके बी विकल्प सही है, नंददास। कौन है? नंददास जी हैं। सुदामा चरित के रचनाकर नंददास हैं। सुदामा चरित के रचनाकर नरोत्तम दास भी हैं, किंतु विकल्प के अनुसार यह उत्तर नंददास का होगा। यानी दो लोग हैं जो हैं, नंददास रत्नाकर भी सुदामा चरित लिखे हैं, नंददास भी लिखे हैं, और विकल्प इन दोनों में से एक है। तो जो होगा उसमें आप लगा लेना है। प्रश्न नंबर 1, भ्रमरी गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद है। तो इसमें पंचम स्कंद है कि दशकम स्कंद है या तृतीयम स्कंद है? तो यहाँ हम देखेंगे एक और विकल्प दिया होगा, दिया है नौवम स्कंद। तो अब इसमें से कोई एक होगा, तो इसमें होगा दसम स्कंद है। कौन सा स्कंद है? दसम स्कंद, जिसमें 48वें और 47वें अध्याय में भ्रमरी गीत का प्रसंग आता है, 48वें और 46वें में। प्रश्न नंबर 121, राम राजाभिषेक की तैयारी रामचरितमानस की किस कांड का हिस्सा है? तो ये है आपका सी विकल्प, अयोध्या कांड। तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस में राजाभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस में
7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। चलिए अगला प्रश्न है 122। इस गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो रामचंद्र शुक्ल या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन थे या बद्रीनाथ भट्ट या गोविंद नारायण मिश्र। तो इसमें आपका डी विकल्प होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है 123। शिवा बावनी के रचनाकार हैं? भूषण है, रत्नाकर हैं, ठाकुर हैं या आलम हैं? तो इसमें आपका 123 का उत्तर होगा विभूषण। विरह वारिस, विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, आलम की या घनानंद की? तो प्रश्न नंबर 124 का उत्तर होगा ए, विरह वारिस के कवि हैं बोधा जी। क्या भूलूं कि याद करूं किस विधा में लिखा गया है? तो एक यह आत्मकथा विधा है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा विधा है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य कृतियां हैं नीड़ का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के यानी प्रश्न नंबर प्रैक्टिस नंबर 6 लेकर के उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।